नमस्कार, मैं तादर चचोंग आप सभी को वॉइस नाउ में स्वागत करता हूं। आज विवेकानंद केंद्र विद्यालय स्कूल कोलोरियांग में डेप्यूटी कमिश्नर श्री न्यई बिंगिया की नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ पावर ने बिजली उत्सव बड़े शानदार से मनाया है और उस उत्सव में श्री तोलुम ताकर जिला परिषद मेंबर दामिन मुख्य अतिथि की रूप में उपस्थित हुए थे। और आज ही के दिन में गुवाहाटी हाईकोर्ट परमानेंट बेंच ईटानगर में लगभग 140 करोड़ घोटाले के ऊपर हियरिंग हुआ है। यह 140 करोड़ का घोटाला डिपार्टमेंट ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा किए गए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रोजेक्ट की है। इस करप्शन केस का पिटीशनर श्री कुकू पोतुम जी है और उनकी एडवोकेट श्री प्रणब महमूद जी, और उन दोनों की मीडिया स्टेटमेंट को आप सभी लोग अवश्य एक नज़र डालें। आपका पीएल फाइल में कुछ कमियां हैं, आप फाइल की हैं जो कुछ कमियां उसमें मैंने भी देखी है। आप नेक्स्ट जो अपीयर होंगे यहाँ तो आपका क्या स्टेप रहेगा? इसमें तो मेरा जो एफिडेविट में इसमें मेरा तरफ से तो कमियां दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट मेरिट्स ऑफ द केस में गया है। मैं जो रूल्स एंड प्रोसीजर को आप लिखते आप पिटीशन 2-3 हज़ार का कॉपीज़ बना लेगा, वो तो बल्क होगा, वो तो टाइम टेकिंग होगा। तो अब मैंने सीधा मेरिट्स ऑफ द केस में गया है। मेरिट ऑफ द केस में ही कोर्ट भी डिसाइड करना चाहिए जो केस का मेरिट ही सबसे है। तो अब आप साइट विजिट करके आए, आपने क्या देखा होगा? जी, मैंने एक्चुअली मैं डीपीआर को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फॉलो करके मैंने साइट विजिट किया। तो ये डीपीआर में ही सब कुछ लूप होल है, इरेगुलरिटीज़ जो डीपीआर से है। इनको ये डीपीआर को एक डिपार्टमेंटल कमिटी में गठन किया था। वो चीफ इंजीनियर वो खुद कहा कि डीपीआर इज़ वेरी वास्ट एंड मल्टीफेरस। डीपीआर जो इतना वास्ट है कि इसमें सब कुछ गड़बड़ जो डीपीआर से है। तो डीपीआर का गड़बड़ कैसे हुआ मैं बता दूँ, एक एग्जांपल साइट करूँ। एक डीपीआर में बोमडिला डिवीज़न में एक दिया है कि बोमडिला टू रामा कैंप जो है एक मिलिट्री हेडक्वार्टर है। बोमडिला टू रामा कैंप इज़ ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स है। तो बोमडिला टू रामा कैंप जाने के लिए आपको डांसिंग विलेज होके जाना होता है, उसके बाद मुन्ना कैंप, इसके बाद दीरंग विलेज, इसके बाद दीरंग, इसके बाद रामा कैंप है। तो दीरंग टू रामा कैंप ही 7 किलोमीटर्स है। तो 15 किलोमीटर्स कहाँ से आ गया? 15 किलोमीटर्स जो एग्जिस्ट है ही नहीं है, वो है। इसके बाद में आप हर जगह पे काम हुआ नहीं है, अभी हो रहा है। मैंने ये स्टाफ लोग से भी बात किया, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, इसके बाद वहाँ का लोकल लोग से भी बात किया। मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं उन लोग के स्टेटमेंट को भी। इसके बाद अब नामसाई में जाए तो नामसाई और चोंगखाम का अभी सब स्टेशन 33 के भी सब स्टेशन भी अभी इनकम्प्लीट है। अभी कल परसों ही मैंने नामसाई से आए, इसमें भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में। मैंने लेबर लोग का वीडियोग्राफी भी किया है, फोटोग्राफी ले लिए। और नामसाई में भी ऐसे है, नामसाई और चौकाम डिवीज़न में एक ये है डीपीआर में केयर ऑफ 11 kV बे है। बे जो है एक 33 kV को 11 kV में सप्लाई करने का आउटलेट है। एंड इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ 33 kV सब स्टेशन। तो अलग से आप लोग डीपीआर क्यों बनाए? 2 करोड़ का, मोर देन 4 करोड़ का दोनों डिवीज़न में। तो ये क्वेश्चन है, इसको थर्ड पार्टी एक्सपर्ट वेरिफिकेशन होना चाहिए। एग्जिस्टिंग वर्क जो ऑनगोइंग है कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, अभी कैसे ये चल रहा है काम, इसको थर्ड पार्टी एक्सपर्ट वेरिफिकेशन कमिटी ये गठन करना बहुत ज़रूरी है। काम एक्चुअली हुआ ही नहीं है, अभी काम कर रहे हैं। अभी काम आप देखिए, आप ये कुपीटू बाना भी जो सेपा एग्जीक्यूटिव डिवीज़न जो एग्जीक्यूट किया था काम को, इसमें भी आप ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर जैसे काम पूरा नहीं हुआ है। इसमें अब जो काम पूरा हुआ इसमें भी पोल्स इरेक्ट किया, लेकिन इसमें कोई क्रॉस आर्म नहीं, ये पोल आर्टिंग नहीं है, जो बहुत मैंडेटरी एंड एसेंशियल है। अब पोल में आप क्रॉस आर्म क्यों नहीं डालेंगे? डालना चाहिए, वो तो डीपीआर में वो तो एसेंशियल है, कंपोनेंट है। जो ग्राउंड लेवल जो पोल को कंक्रीट सीमेंट जो इलेक्ट्रिक पोल को 267 kg है पोल का वेट जो, तो इसको पकड़ के रखने के लिए जो ग्राउंड लेवल से अंडरग्राउंड से कंक्रीट सीमेंट इरेक्ट करके जाना चाहिए। लेकिन अब
ग्राउंड पे मिट्टी का अंदर आप 8 सरफेस का अंदर आप पत्थर डाल दिए, लेकिन कंक्रीट सीमेंट जो सिर्फ ऊपर में दिया गया है। और जो काम जो फिर आप ऐसे भी किया है कि जहाँ आदमी दिखाई दे वहाँ पे सिर्फ आप नया पोल डाला है, लेकिन जंगल का अंदर पुराना पोल ही दिखाई दे रहे हैं हमें। तो आप सारा विजिट किया? हाँ, सारा विजिट किए, एक भी जगह नहीं सो रहे मैंने। तो आपको लगता है ये काम क्वालिटी वर्क नहीं हुआ या कंप्लीट भी नहीं हुआ? क्वालिटी भी नहीं हुआ, इनकम्प्लीट भी है। सरकार बोलती कंप्लीट हो गया काम। हाँ, 31 दिसंबर 2019 को बताया कि कंप्लीट हुआ। ये काम जो अभी जो कर रहा है और आधा कंप्लीट भी हुआ, ये जब ये करप्शन जो पब्लिक डोमेन में सरफेस हुआ उसके बाद उन लोग काम शुरू किए। तो 5-6 दिन, 1 महीना पहले कंप्लीट हुआ है। ये अभी जो चौकाम का वो सब स्टेशन है, वो भी ये अप्रैल महीना में कुछ स्ट्रक्चर बना है। वो स्टा भी लोकल वहाँ का इलेक्ट्रिकल स्टा भी बता रहे हैं। इवन ट्रांसफार्मर बैठाना भी अभी बचा है। चौकाम टाउनशिप में 3 ट्रांसफार्मर बैठाना भी बचा है। अभी ट्रांसफार्मर नहीं बैठा है, वायरिंग कनेक्ट नहीं किया है। इसके बाद और एक मैं बता दूं कि यहाँ पे सबसे गलत बात है जो उन लोग डीएम ग्रुप का, एमएसडीएम ग्रुप का, आसाम इलेक्ट्रिकल बोर्ड थे, एक क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन लेके आए। इनफैक्ट वो एफिडेविट में है। इनफैक्ट इसमें क्लास 1 53 करोड़ का काम, आप टेंडर लिमिट है 53 करोड़ का। आप क्लास 1 A+ होना है, ए होना है। अरुणाचल में एक ही अभी तक एक फार्म है, केंगे एंटरप्राइज है, जिसका क्लास 1 AA है। क्लास 1 जो 30 करोड़ तक ही टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं। क्लास 1A जो 50 करोड़ तक पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लास 1 AA मोर देन 50 करोड़ पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन क्लास 1 वो भी गड़बड़ है जो एफिडेविट फाइल किए वही। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने हम लोग पेश हुए, तो जो सरकार की तरफ से और ख़ास तौर पे जो रिस्पॉन्ड नंबर 6 हैं, फुरफा वांगेल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनका जो जवाब था वो लेट फाइल हुआ था, कल ही रात को हुआ था। तो हम लोगों ने टाइम लिया इसके बाद कि हमें इसका रिजॉइंडर फाइल करने का टाइम दिया जाए। लेकिन जो जवाब फाइल किया है रिस्पोंडेंट्स ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने और फुरफा वांगेल साहब ने, उससे एक बात और साफ़ हो गई है कि जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने लगाए बैंक गारंटी फोर्ज करने का, और डीएनजी ने इस टेंडर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, उसके झूठे डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, वो उनके जवाबों से और ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया। मतलब इट इज़ मोर कंसोलिडेटेड नाउ। तो मिस्टर फुरफा वांगेल हैज़ क्लियरली स्टेटेड कि इफ़ देयर इज़ अ मिस्टेक, इफ़ देयर इज़ एन इलीगैलिटी या कोई क्राइम है या डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, बल्कि उनके हायर ऑफिशियल्स का था। और जो सारी चीज़ें पास हुई हैं वो चीफ़ मिनिस्टर लेवल और चीफ़ सेक्रेटरी लेवल तक हुई हैं। तो ऐसा फुरफा वांगेल साहब के जवाब में आया है। उससे हम लोग ये समझते हैं कि हमारा केस अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और वी आर क्वाइट होपफुल। अगली डेट पे जो सबसे ज़्यादा मजबूत केस, जो सबसे ज़्यादा हार पपौन कर रहे हैं या अपना मजबूत पक्ष बताने के लिए बहस की जा रही है सरकार की तरफ से और दूसरे रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, वो ये है कि पीआईएल में फ़ाइल करने में कुछ कमियां हैं। जो परफॉर्मा है पीआईएल का, वो हाई कोर्ट रूल्स के हिसाब से नहीं। मेरिट्स के ऊपर एक तरह से देखा जाए तो रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो अपनी गलती मान ही रहे हैं कि हाँ, हमने जो प्रोसीजर था वो फॉलो नहीं किया, जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो पूरी नहीं थी। इस सब को वो कंसीड कर रहे हैं। अब रिस्पोंडेंट्स जो सरकार के अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो ये मान रहे हैं अपने रिस्पांस में जो अदालत में फ़ाइल किया है कि हमने, जो हमारी बेसिक ऑब्जेक्शन है बैंक गारंटीज़ के बारे में, ये है कि काकू पोटम साहब के पास ये डॉक्यूमेंट्स या ये इन्फॉर्मेशन आ कैसे गई, ये तो एक मिनिस्टर ने बैंक को लिखी थी। ये उनकी ऑब्जेक्शन है। कैटेगोरिकली वो नहीं मना कर रहे हैं कि ये बैंक गारंटीज़ जो थी ये असली थी। ये है बेसिक बात। अब बाकी सारा विषय इन्वेस्टिगेशन का है। आप लोग खुद दर्शक अरुणाचल के बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही जागरूक समझदार लोग हैं, और पूरे देश के लोग भी हमारे बहुत जागरूक समझदार हैं। एक लाइन में मना कर सकते थे ना कि हाँ, ये बैंक गारंटीज़ असली हैं, नकली नहीं हैं। वो क्यों नहीं करते हैं?
एक लाइन में ये मना कर सकते हैं ना कि डीएनजी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने ये फाइल किया था, एक लाइन में कह सकते थे ना ये बात झूठ है, तो क्यों नहीं कहते हैं? ये बात तो मान ली कि ई टेंडरिंग नहीं की गई थी, ये क्या कम छोटा विषय है? ई टेंडरिंग जो डॉक्यूमेंट है वो खुद ही मान लिया हमने ई टेंडरिंग नहीं की थी। हमने जो है ई टेंडरिंग का जो मैंडेटरी प्रोविज़न है वो उसको अपनी मर्ज़ी से उसको हमने ओवर रूल कर दिया, और हमने जो है ये उसको ओवर रूल कर दिया, और उस रीज़न से भी नहीं किया जो कि अकेला रीज़न है, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह अगर होती है तभी ई टेंडरिंग को कंडोन किया जा सकता है। नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जल्दी थी। REC जो सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री की है, उनका फ़ोन आया था कि आप जल्दी इसका टेंडर का डॉक्यूमेंट जो है पब्लिश कर दो। ये रीज़न फ़ोन वर्बल ऑर्डर वर्बल ऑर्डर का मतलब आप समझते हैं सब, रिटर्न में ऑर्डर ना हो, वर्बल ऑर्डर का मतलब आप समझते हैं। और अब एफिडेविट में पहली बार बताया जा रहा है कि फ़ोन पे ऑर्डर मिला था, उससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें नहीं बताया गया था, कहीं फाइल में नहीं लिखा है कि ओरल ऑर्डर मिले थे, हमें फ़ोन पे मिले थे, आज पहली बार बताया गया। ये तो कहीं नहीं होता ऐसा नहीं होता, होता है, बहुत जगह होता है, वाइड स्प्रेड तरीके से होता है, लेकिन वहीं होता है जहाँ करप्शन करनी होती है, पैसे साइफन ऑफ करने होते हैं, पैसे चुराने होते हैं, वहीं होता है। वरना हर चीज़ भारत सरकार के जो रूल्स नियम कानून हैं, ख़ास तौर पे ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की गवर्नमेंट्स में हर चीज़ लिखित में होती है, और हर ऑफिसर को आगे बढ़ के खुशी खुशी से हर चीज़ पेन डाउन करनी चाहिए, ओरल इंस्ट्रक्शंस लेनी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे तब जबकि वो इलीगल हो। जल्दी कोई भी टेंडर प्रोसेस को स्किप करके जल्दी करने का डायरेक्शन किसी का नहीं मानना चाहिए। हमारा कहना तो ये रहेगा कि अब जो डॉक्यूमेंट फाइल हुए हैं वो भी फोर्ज्ड हैं, कई डॉक्यूमेंट्स उसमें से, वो तैयार करने में यानी कि झूठे डॉक्यूमेंट तैयार करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही, तो इसमें मैं नहीं समझता कि ज़्यादा उनको दोष देना चाहिए, क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट टास्क कर रहे हैं टू डिफेंड द इम्पॉसिबल। देखिए, पहले तो हमने ये नहीं कहा था कि काम बिल्कुल नहीं हुआ है, ये एक गलत स्टेटमेंट है जो मेरे ख्याल से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत अगेन दोबारा इशू को डाइवर्ट करने के लिए की जा रही है कि 100% पूरा काम नहीं हुआ, ऐसा हम कह रहे हैं, और 142 करोड़ के 142 करोड़ जो है वो मिसअप्रोप्रिएट हो गए, ऐसा हम कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं इस PIL में, काकू पोटुम साहब क्या कह रहे हैं, और जो PIL है वो ये है कि 142 करोड़ का जो ये स्कैम है, एक तरह से स्कैम होने का मतलब 142 करोड़ का ये नहीं होता कि पूरा 142 करोड़ खा लिया गया। क्या ये स्कैम नहीं होगा कि पूरा पैसा खर्च नहीं किया गया और वो उसका बचा हुआ पैसा मिसअप्रोप्रिएट कर लिया? तो ये 142 करोड़ का स्कैम है, ये मैं क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ आपको। हमारा मेन जो बेसिस है कि जो प्रोसीजर लेड डाउन इन लॉ है, जो कानून के तहत जो प्रोसीजर लेड डाउन किया गया है जिससे करप्शन ना हो, ऐसा प्रोसीजर बना हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रूल्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी रूल्स हैं, और जो भी कानून है वो इसलिए बनाया गया है कि पैसे चुराए ना जा सके, पैसे मिसअप्रोप्रिएट ना कहा जा सके। पहला हमारा केस ये है कि वो सारा प्रोसीजर जो है फॉलो नहीं किया गया। उसका ऑब्वियस कंक्लूजन ये है कि जब प्रोसीजर फॉलो नहीं करते अधिकारी, तो उसका मतलब यही होता है कि वो जो गाइडलाइंस है करप्शन रोकने की, जो गाइडलाइंस हैं, जो सेफगार्ड्स हैं करप्शन को और पैसा चुराने को रोकने के लिए, वो फॉलो नहीं करते। तो क्यों नहीं करेंगे? वो ऑब्वियस बात है कि वो पैसा चुराना चाहते हैं, इसीलिए वो मैंडेटरी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे। इस वक्त पटिशनर और वकील साहब की स्टेटमेंट को सुनकर आप में से अधिकतर जनता लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, और जो लोग इस घोटालेबाज में शामिलित हैं उन लोगों के खून ज़रूर उबाल रहे होंगे। हमारे अरुणाचल प्रदेश और इस देश में करोड़ों का घोटालेबाज की यह पहली खबर नहीं है। आपने इससे भी अधिक घोटाले के खिलाफ PIL धरना अनशन कई बार देखे होंगे। आपने यह भी ज़रूर देखे होंगे कि जनता की नज़रों में करप्शन के खिलाफ अनशन, धरना और PIL तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग अपना आर्थिक और राजनीतिक हिस्सा लेकर करप्शन की भागीदारी बन जाते हैं। इसमें मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि कुकू जी और उनके वकील प्रणव जी ऐसा करेंगे। मेरा यह कहना है कि जब तक अरुणाचल के वासी और देशवासी नहीं जागेंगे, तब तक इस प्रकार के घोटालेबाज
चलते रहेंगे। इसीलिए इस प्रदेश और देशवासियों को ऐसे घोटाले करने वालों को नज़र रखते हुए उन्हें सोचने और समझने की बहुत ज़रूरत है। शुभ रात्रि, जय हिंद।